لطاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعتك. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास एहसान है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम लोग फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए जमा हों और जमा हो के हम लोग अ, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की और उसके साथ अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करने के लिए अपने जिस्मों को किस तरीके से हम मजबूत करें, वो जिस्म जो हमारी रूह का लिबादा हैं, और इन जिस्मों को क्या-क्या मुश्किलात का सामना है, हम उस बारे में बात कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह अ बहुत क्लियर है अपने टाइटल से ही, बॉर्न होल मेड सिक, how modern lifestyle and modern medical interventions interrupt natural healing. आप ये देखिए कि बेसिक जो आप एक उसूल और कायदे हम चंद थोड़े से देख लेते हैं डिटेल्स में जाने से पहले, कि आप देखिए कि हम सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब एक बच्चा पैदा होता है दुनिया में, तो बॉर्न होल, ये जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है ना टाइटल के जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं, बॉर्न होल यानी अल्हम्दुलिल्लाह एक कामिल, एक कंप्लीट, एक खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला का एक मौजज़ा हमारे हाथ में आता है। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टडीली किस-किस तरीके से बिकॉज़ ऑफ आवर चॉइसेस, वो हम अपनी ज़ाती चॉइसेस हों या वो ऐसी चॉइसेस हों जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हों, उनकी वजह से हाउ दैट चाइल्ड टर्निंग इनटू द बॉय एंड देन टू यूथ एंड देन टू लेटर स्टेजेस, कैसे वो सिक से सिक होता जाता है, बीमार से बीमार-तर होता जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और उनको उनकी उनके बारे में बात करने से पहले आई वुड डेफिनिटली से दिस के ये एक 1 आवर के सेशन में ये टॉपिक एक्चुअली कंप्लीट करना इज़ इम्पॉसिबल। इट नीड्स टू बी ओपन अप इन सच अ वे कि आपके बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे इस मॉडर्न एरा के साथ डेवलप हो गए हैं, हमने उनको चैलेंज करना है और हमने एक ऐसा बिलीफ डेवलप करना है जो कि आका अलैहिस्सलाम यानी सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तिब्ब नबवी से हमने उठा के उसको रिवाइव करना है, अपने दिलों में, अपनी रूहों में, अपने दिमागों में बिठाना है बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? आर यू एबल टू एम आई ऑडिबल? किस चीज़ का नो और येस चल रहा है? प्लीज़ कम्युनिकेशन थोड़ी-सी आप लोग वो रखिएगा, अ ताकि अगर आप यू गोना कीप ऑन कम्युनिकेटिंग, सो बहुत सारी एनर्जी इस तरफ चली जाएगी। सो आपकी यकसुई मतलूब है प्लीज़।
तो मैं आपको ये कह रही थी कि कैसे हम लोग तिब्ब नबवी के कुछ बिलीफ्स जो हैं वो हमने रिवाइव करने हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग टॉपिक की तरफ आएंगे। बहरहाल विदाउट फर्दर तमहीद मैं ये शुरू करना चाहती हूँ कि जो बेसिक फंडामेंटल फ़िलॉसफ़ी ऑफ तिब्ब नबवी है, फंडामेंटल फ़िलॉसफ़ी ऑफ तिब्ब नबवी या होलिस्टिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कह लें आप, या होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट, उसका एक बिलीफ है या फंडामेंटल फ़िलॉसफ़ी या फंडामेंटल बिलीफ वो क्या है कि जो हमारा जिस्म है, द बॉडी इज़ नॉट पैसिव। ये कोई एक बायोकेमिकल बैग नहीं है। ये कोई हमारी बॉडी जो है, ये कोई एक पड़ी हुई चीज़ नहीं है। इट इज़ एन एक्टिव मिरेकल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये रब ताला का एक ऐसा मौजज़ा है कि अगर आप इसके सबसे छोटे ज़र्रे यानी आप इसके सेल को जाके देखना शुरू करें और सेल के इंटीरियर्स को देखें, उसकी उसके एक्टिविटी को देखें, तो वो अपनी ज़ात में आपको मिरेकल लगेगा। न्यूरॉन को देखें तो उसकी फंक्शनिंग, उसका वर्क आपको मिरेकल लगेगा। वो मिल के किस तरीके से किसी फंक्शन बॉडीली सिस्टम को चला रहे हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कैसे रन हो रहे हैं, अगर आप उस पे नज़र दौड़ाएँ तो आपको ये मिरेकल लगेगा। और फिर यही सेल, यही न्यूरॉन, इनके ये जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और इतने से हमारे बॉडी को रन कर रहे हैं अल्लाह के फजल से और अल्लाह के इज़्न से, और फिर ये सिस्टम रन कर रहे हैं। उन सारे सिस्टम्स को मिला के हमारी बॉडी कैसे मिरेकलसली वर्क कर रही है, सो दैट लुक वी आर स्पीकिंग, टॉकिंग, हियरिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, और फिर हर जो एक्टिविटी हम करते हैं हर लेवल पे ये अल्लाह तबारक व तआला का मिरेकल है। तो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो होलिस्टिक मेडिसिन बिगिंस विद दिस बिलीफ, दिस फाउंडेशनल बिलीफ। ये एक लाइन प्लीज लिखें, मैं आपको थोड़ा ही कहूंगी लिखने को, लेकिन अगर आप ये चंद चीजें जो मैं कहूँ कि आप लिख लें वो लिख लीजिए, तो यू गोना बी मूविंग आउट, या आपके जो आज टेक अवेज होंगे वो एटलीस्ट 6-7 पॉइंट्स आप लेके जाएंगे और वो इंशाल्लाह हमारे बिलीफ्स होंगे। और उनमें जो सबसे पहला बिलीफ क्या है कि फाउंडेशनल बिलीफ ऑफ तिब्ब नबवी जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इननेट कैपेबिलिटी रखी है हमारे जिस्म के अंदर, क्या कि ह्यूमन बॉडी नोज हाउ टू फिक्स इटसेल्फ। ह्यूमन बॉडी को पता है कि उसने खुद को कैसे फिक्स करना है। यानी कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो वो कोई पैसिव पड़ी हुई चीज नहीं है कि उसको आके दूसरा कोई आके उसको करेगा। वो अपने आप को खुद अल्लाह ने इननेट इंटेलिजेंस उसके अंदर रखी है कि वो अपने आप को फिक्स कर सकती है। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल इसी के साथ बिल्कुल मिलता जुलता कि जिस इंसानी जिस्म ना सिर्फ ये जानता है अपनी इननेट इंटेलेक्चुअलिज्म के तहत कि वो कैसे अपने आप को फिक्स करे, बल्कि वो उसको फिक्स करना भी चाहता है। ये नहीं है कि वो फिक्स करना जानता है लेकिन अब फिक्स करना नहीं चाहता। तो फिक्स करना जानता भी है जिस्म, और साथ में ही दूसरी चीज क्या कि वो वांट्स टू फिक्स इटसेल्फ, वो फिक्स करना चाहता भी है। यानी ये दोनों चीजें ही तो चाहिए होती हैं। किसी भी कोई भी चीज आगे पीछे हो जाए तो उसको सेट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए ये दो चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, नो, ये जो नो ह्यूमन बॉडी नोज, इसको नोज का एक हाईलाइट कर लें, और एक वांट्स टू, तो वांट्स टू फिक्स एंड नोज हाउ टू फिक्स। तो ये दो बातें अगर आप हाईलाइट कर लें, और इसमें से अब अगला पॉइंट क्या निकलेगा जो फैक्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो क्या है कि बट इट नीड्स रॉ मटेरियल टू फिक्स इट। इसको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कौन देगा? एवरी वन ऑफ अस, जिसका जिस्म है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो रॉ मटेरियल या वो राइट एनवायरनमेंट बॉडी को प्रोवाइड करे जिसमें वो इजीली उसको फिक्स कर सके, वो उसको बेहतरी की तरफ ले जा सके। और ना सिर्फ वो रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करें, बल्कि स्टॉप ईटिंग दैट इज क्रिएटिंग मेस इन आवर बॉडी। वो कुछ उसे दें रॉ मटेरियल जिससे वो फिक्स करे, और कुछ चीजें क्या करें, वो कुछ चीजें उससे बंद करें, उससे रोकें,
कौन सी चीज़ें? ये जो हम लोग मॉडर्न डेज़ में हम ये जो बहुत सारा ऐसा जंक फूड खा रहे हैं और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं ज़ुबान की लज़्ज़त के लिए कि जो अंदर जाके हमारी बॉडी में मेस करती हैं। तो सिंपल यहाँ से इन 3-4 बातों से क्या उसूल निकला कि जस्ट गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट द बॉडी फिक्स। यानी बॉडी को अगर आप राइट एनवायरनमेंट या राइट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दें तो आप उसके रास्ते से हटें और उसके नेगेटिव चीज़ों को इन करना छोड़ें, तो आप उसके रास्ते से हटें, वो खुद हील कर लेगी अपने आप को। It has this innate intelligence given by Allah तबारक व तआला, innate capability given by Allah ताला कि वो अपने आप को फिक्स कर लेगी। ये वो उसूल है तिब्ब नबवी का, से आका अलैहिस्सलाम की तिब का, उनके तरीका इलाज का, जो हमने उनके दर्स से पाया है, उसका, उसकी खूबसूरती। और आज जिसको होलिस्टिक मेडिसिन के नाम से या आयुर्वेद कह लें, और जो भी मतलब जितने भी नाम इधर उधर से हैं, उसका आप हम उसको बंद करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी खैर हमें तिब्ब नबवी के अंदर मिलती है। तो उसका बुनियादी उसूल ये है। तो इन 2 लफ्ज़ों पे अगर आप गौर कर लें, किन 2 लफ्ज़ों पे? बॉडी नोज़ एंड बॉडी वांट्स टू। इन 2 उसूलों को अगर आप ज़हन में रख लें तो ये हमारा एक नया बिलीफ सिस्टम है। ये नया बिलीफ सिस्टम एक्चुअली आका अलैहिस्सलाम के दर से हमें मिला। लेकिन नया इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारी बायोमेडिकल मॉडल है या जो हमारा एलोपैथिक मेडिकल मेडिसिन है या मेडिकल मॉडल है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है कि उसके अंदर हम कैसे देखते हैं, यानी जो एलोपैथिक मेडिसिन है या एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं, दे थिंक या दे आर ट्रेन्ड दिस वे। उनका पर्सनली कोई कसूर नहीं है। वो जो स्कूल के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, मेडिसिन स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर, उनके अंदर उनको ट्रेन किया जाता है इस तरीके से कि ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ बायोकेमिकल बैग, या ये कोई ऐसी चीज है जैसे एवोल्यूशनरी एक्सीडेंट है ये कोई, और इसकी डेस्टिनी क्या है, इसका एंड क्या है कि इवेंचुअली तो इसने ब्रेक हो जाना है। तो आ, आ, इसका मतलब एंड ये है कि इसने ब्रेक होना है, तो ये अपने आप को फिक्स नहीं कर सकती। उनको ट्रेन इस तरह किया जाता है। तो वो ये समझते हैं कि मेडिकल डॉक्टर्स जॉब इज ओनली टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड दे डोंट बिलीव, क्योंकि वो दे डोंट बिलीव कि बॉडी खुद फिक्स कर सकती है। तो अब आप, मैं थोड़ा सा वो कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन या जिस मेडिसिन पे आज हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, अब इनमें अगर कोई होलिस्टिक अप्रोच वाला माइंडसेट वाला बंदा बैठा है तो वो एक्सेप्शनल होगा। यानी अगर कोई 1000 डॉक्टर में से 5 डॉक्टर या 3 डॉक्टर ऐसे बैठे हैं जो तिब्ब नबी को भी थोड़ा जानते हैं, जो एलोपैथिक को जानते हैं, आयुर्वेद देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, या वो स्पिरिचुअल हीलिंग साथ करते हैं, तो मैं उन एक्सेप्शंस की ऑफ कोर्स बात नहीं कर रही, बट मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स जिन्होंने इधर उधर का कोई और तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको जो स्कूल ऑफ मेडिसिन में जो ट्रेनिंग मिलती है वो यही है कि बॉडी बस मतलब एक दफ़ा बीमार हो जाए तो वो हील नहीं कर सकती। तो ये यहाँ से एक पहले अहम तरीन चीज़ है जो आपको एक असूल के तौर पे जाननी होगी। अब जो उसूल हमने ये बिलीफ जब सेटल किया, ये क्यों अहम है, क्यों हमें इस पे क्लास रखनी पड़ी, क्यों आज हमें ये ज़रूरत है कि हम इस पे डिस्कस करें? इसलिए कि आने वाला टाइम दज्जाल का टाइम है, और ये एक ख़ास सोच, ये एक ख़ास बिलीफ है जो आने वाले दज्जाली निज़ाम को तोड़ने में ख़ास मदद करेगा। क्योंकि जब हम मेडिकल साइंस के और फार्मास्यूटिकल फर्म्स के इनडायरेक्टली गुलाम हो जाते हैं, यानी हम बीमार हैं, हमें नज़ला ज़ुकाम है, हमें थोड़ा-सा टेम्परेचर हो गया, हमें थोड़ी ज़्यादा छींकें लग गईं, हम लोग थोड़ा-सा जगह से अपने अपने आप को नॉर्मल से ज़रा-सा हट के महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह वो हो चुके हैं, वी आर मतलब वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि अब ये सारा कुछ हमें हमें भाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब हमें भाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एक्सरेज, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे फलाफना लिखेगा, और फिर जितनी भी वो स्टोरी चलती है आपको पता ही है, और फिर एंड ऑफ द डे जो प्रिस्क्रिप्शन आपकी आएगी उसमें ढेर सारी लंबी मेडिसिन, और जो मेडिसिन की लिस्ट होगी वो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हमें गुलामी पे लगा देगी कि वी हैव टू ईट दिस मेडिसिन एंड वी हैव टू मैनेज आवर इलनेस इंस्टेड ऑफ हीलिंग। और आपको पता है कि जो एक और अहम तरीन बात है जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है या जो बायोमेडिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, वो डिजीज को हील कभी नहीं करते।
कोई ऐसी दवाई आज दिन तक एलोपैथिक में नहीं आई. It's not me saying. All the doctors and the experts and the scientists, they have completely written this thing and hundreds of documented research papers कि कोई ऐसी medicine नहीं है जो heal करे. They just manage the symptoms. Having said this, अब आप देखिए कि जब हमें ये समझ आ गई कि आज के दौर में ये चल रहा है, दज्जाली निज़ाम में हमें मार्केट की गुलामी से बचना है, इसलिए कि मार्केट सारी की सारी दज्जाल और उसके हैंड में होगी. जब उसके हाथ में है, जो सिस्टम उसके हाथ में है, तो हमें वापस उस सिस्टम की तरफ आना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमें वापस आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ जोड़े, हमें एक इंडिपेंडेंट बीइंग बनाए, हमें हमारे सिस्टम को जो दज्जाल और मार्केट की जो गुलामी है उससे बाहर निकाले, और जो इतनी मल्टी बिलियनर कंपनीज जो स्पेशली फार्मास्यूटिकल फर्म्स और इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं इससे, और इसी से फिर उनको फ़ायदे भी हो रहे हैं, हम वी शुडंट बी विक्टिम टू देम. हम अपने आप को खड़ा कर सकें, और ये इसी तरह हो सकता है कि हम पहले अपने सोच और अपने नज़रिए की इस्लाह करें. सोच और नज़रिए के इस्लाह में पहला कायदा ये था जो मैंने आपको बता दिया, and I repeated last time and then we'll move forward, कि human body knows how to fix it. Please, this is write it as a belief system, कि हमने इसको अपने सिस्टम में बिलीफ के तौर पे डालना, इसके लेंस से हमने now onwards देखना है. अब जब हमने ये कह दिया, हमें ये बात समझ आ गई कि बॉडी कैन फिक्स एंड बॉडी वांट्स टू फिक्स, ये दो बातें जब हमने कह दी, तो व्हाट एग्जैक्टली बॉडी नीड्स टू हील और फिक्स, तो फिर उसको चाहिए क्या, वो कैसे हील करेगी. आज हम तो जब एकदम थोड़ा सा भी बीमार होते हैं, नज़ला जुकाम, जरा सा टेम्परेचर ऊपर हो गया, जरा कहीं दर्द निकल आया, तो हम एकदम क्या हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. बच्चा कोई इस तरह बीमार हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हर लेवल पे ये चेक करके देख लें कि हम डरते हैं, और जब डर के हम भागते हैं तो ये डर की वजह से ये सारा सिस्टम हमसे बेनिफिट हासिल करता है. तो अब हमने खुद को ये देखना है कि अगर बॉडी ने अपने आप को फिक्स करना जानती है तो वो उसकी नीड क्या है, हमें फिर बॉडी चाहती क्या है, मतलब वो उसको क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं, या क्या वो अननेगोशिएटेबल फैक्टर्स हैं जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोसेस करना शुरू कर देगी. सो इस नुक्ते पे अब हमें यहाँ पे, अब ये दोबारा आप लिख लीजिए, ये 4 नुक्ते हैं कि बॉडी को अगर आप कंडीशंस दें तो वो खुद हील करने लगती है. वो कौन सी कंडीशंस या फैक्टर्स हैं, वो 4 नॉन नेगोशिएटेबल फैक्टर्स हैं. इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, यूं समझे कि 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर बॉडी की हेल्थ जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम उसका डेवलप हुआ है. इनमें से कोई एक भी आगे पीछे होगा तो इट इज गोइंग टू कोलैप्स. सो द फर्स्ट थिंग इज, अब ये जो 4 चीजें हैं, मैं यकीन मानिए कि अगर मैं इसकी डिटेल में चली गई तो आई बी नीडिंग डेफिनेटली 2 more सेशंस टू जस्ट एक्सप्लेन देम इन डिटेल. लेकिन मुझे पता है कि आजकल के इस तेज दौर में व्हेन वी आर गैदरिंग अप, तो हम चाहते हैं जरा जल्दी जल्दी चीजें कवर हो जाएं. तो मैं ट्राई तो करूंगी कि मैं इनको एज क्विक एज पॉसिबल, लेकिन जो लोग फिर मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में कहीं स्टे करेंगे और अनदर नेक्स्ट सेशन में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है ही नहीं कि मैं आपको कोई इसका रील बना के क्विक फिक्स करके दे दूं. ये आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है, और जब आपको फार्मूला समझ आ गया एक दफा, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर हर क्वेश्चन आप इस फार्मूले में रख के सॉल्व खुद ही करते रहेंगे. मतलब व्हाट एवर इलनेसेस और व्हाट एवर प्रॉब्लम्स यू गोना बी फेसिंग, अल्लाह महफूज रखे सबको, लेकिन अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम आता है तो अगर आप बेसिक फार्मूलाज को जान लेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक दफा कर लेंगे, तो आप उसकी फिक्सिंग में खुद बिइज़्निल्लाह ताला लग सकते हैं. ये नहीं है कि हम खुद पूरे के पूरे इस 1-2-4 सेशन में डॉक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक फिलॉसफी ऑफ हीलिंग जो है वो इंटैक्ट हो जाएगी. उसके बाद जो रियल रेलेवेंट लोग होंगे हम उनसे तो सलाह लेंगे, उन तक तो जाएंगे, लेकिन ये है कि हम छोटे मोटे मसाइल में फंस के परेशान नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, और डर के हम इस सिस्टम की, जो कि एक दज्जाली सिस्टम अब इतनी तेजी से हमें वो अपने अंदर लेता जा रहा है, लपेटता जा रहा है, डिपेंडेंट करता जा रहा है, उसके ऊपर हमें वो उससे हम बचने लग जाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला. सो 4 नॉन नेगोशिएटेबल फैक्टर्स क्या हैं. नंबर 1, एडिक्वेट न्यूट्रिशन. अब आप कहेंगे ये तो साइंस का वो लेक्चर शुरू हो जाएगा. हाँ, थोड़ा सा साइंस आएगी, थोड़ा सा लेक्चर लेना पड़ेगा.
ये समझने के लिए कि हम लोग सिक कैसे होते हैं, वो बॉर्न होल मेड सिक वाली स्टोरी चलती कैसे है, तो उस तक जाने के लिए मुझे ये ज़रूरी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनाऊँ। तो पहली चीज़ है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी आप बॉडी को जो पहला फैक्टर देंगे, जो पहली चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो उसके न्यूट्रिशंस उसको प्रोवाइड करेंगे। और वो जो बहुत लंबी सी साइंस की किताब में आपने वो जो 10 चीज़ों का वाला टेबल है, मैं आपको वो बिल्कुल नहीं दे रही। आप उसको खुद जाके तफसीलें पढ़ते रहिएगा। लेकिन मैं आपको 3 एसेंशियल फूड ग्रुप्स बताऊंगी, सिर्फ 3 एसेंशियल, और वो आप लिख लें। 1 इज फाइबर, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट्स, दैट्स इट। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं या इनके ऊपर अपना अच्छा यू पुट योर हैंड्स ऑन दीज, तो आपकी बॉडी अपने बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे करने लग जाएगी। पहला क्या है? फाइबर। फाइबर क्या करता है? आपको पता है, हम सारों को पता है कि हेल्प टू मूव एंड रिमूव फूड फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर जो है वो हमारी मूवमेंट ऑफ द फूड इन द बॉडी, और फिर जब वो वापस उसको रिमूव करना होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बगैर, और प्लस ऑफ कोर्स जो वाटर होता है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो फाइबर इज मस्ट। फाइबर के सोर्सेज क्या क्या हैं? ऑफ कोर्स आप बहुत आराम से गूगल कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड। सेकंड इज प्रोटीन। प्रोटीन छोटा सा, मैं उसके 100 बिल्कुल बातें नहीं करूंगी, एक छोटी सी बात लिख लें कहीं कि हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड एवरी सेल, ये जो हमारे बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, हर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अराउंड, उसकी जो हाफ मेम्ब्रेन है ना अराउंड द सेल, वो प्रोटीन है। हाफ मेम्ब्रेन अराउंड द सेल इज प्रोटीन। मुराद हर सेल के गिर्द आधी आधी वो जो मेम्ब्रेन का जो आधा हिस्सा है, वो प्रोटीन है। अब आप सोच लें कि कितनी अहमियत है प्रोटीन की। और सेल अगर फ्लरिश नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेटली फ्लरिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की जो बिल्ड है उसका। और जो थर्ड चीज है वो फैट है। और जो अदर हाफ, ए सेल मेम्ब्रेन का एक हाफ, हमने कहा कि वो आधा, एक साइड के जो हाफ है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और इसी का जो हाफ ऑफ द अदर हाफ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अराउंड, सॉरी मेम्ब्रेन अराउंड द सेल जो है वो क्या है? वो फैट है। तो फैट और प्रोटीन से सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बन रही है। हाउ इम्पोर्टेंट! हम इतने बारीक लेवल पे जाके इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, और इसके बारे में हजारों बातें कही जा सकती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट एट माइक्रो लेवल इट इज। तो अब आप इसको सोच लें कि ये हमारी पूरी बॉडी के उस एक एक पॉइंट पे कितनी इंपॉर्टेंट होंगी। तो फाइबर, प्रोटीन, फैट, इसको दुरुस्त करिए। प्रोटीन, आपको पता है कि प्रोटीन कहाँ से आती है। फैट जो है, मैं फैट के बारे में सिर्फ एक जुमला और बोलूंगी कि बेस्ट फैट्स जो हैं वो प्लीज वापस असल की तरफ आए। वो मिथ थी, वो झूठ था कि हम लोग देसी घी खा के और हम लोग तैलो, वो जो चर्बियां पिघला के, और वो जो हम लोग ये चीजें लेंगे तो ये हमारी बॉडी को मोटापा करेगी, हमें हार्ट अटैक्स होंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल इंतहा दर्जे की। हमें सिर्फ आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरफ और ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस की तरफ लाने के लिए और मार्केट के अंदर सारे ऑयल सेल करने के लिए ये कुछ मिथ्स बनाई गई थी, जो कि हमने की, और फिर जो हमारी हालत पिछले 50 सालों में हमारी सेहतें जहाँ जा चुकी हैं वो आपको भी पता है, और जो हार्ट अटैक का रेट हो चुका है वो देख लीजिए। अब बहरहाल पीपल आर लॉट टॉकिंग अबाउट दिस टैलो। टैलो यानी जो चर्बी पिघला के पुराने लोग करते थे, वापस उस तरफ आइए। इट्स अ मार्वेलस थिंग टू कुक इन। और देसी घी के लिए रोटियों पे लगा के खाएं, जरूर खाएं, एंड इट्स बेस्ट थिंग। और अगर आप जरा प्लांट बेस्ड रहना चाहते हैं तो कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल्स आर बेस्ट। ये हमारा पहला जो है वो न्यूट्रिशन। इसके साथ एक चीज और लिख लीजिए जो बेसिकली न्यूट्रिशन में तो नहीं आता, लेकिन मैं इसी के साथ कवर कर रही हूँ, वो वाटर है। आपको पता है पानी, पानी हमारा 70% हमारी बॉडी, मतलब तकरीबन 65 to 75% हमारी बॉडी जो है वो पानी पे है। और हम ब्रेन 75% पानी यूज करता है हमारी बॉडी का। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है पानी की, उसका जो 75% हिस्सा है
वो ब्रेन यूज करता है, उसका हिस्सा नहीं, सॉरी, जो बॉडी की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 75% है। इसी तरीके से 83% ब्लड यूज करता है, 79% हार्ट यूज करता है, 85% लिवर यूज करता है। अब आप ये देखिए कि ये कितनी ज्यादा परसेंटेजेस हैं। अगर हम पानी का इंटेक ही सही नहीं रख रहे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है वो ड्राई और इन्फ्लेमेशन का शिकार होगी, हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारी जो वेन सारा सिस्टम है। और इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, और जो खुश्की होती है आंतों की हो, अंदर बॉडी के अंदर हो, वो बीमारियों का गढ़ होती है। ये सीधा सा सादा सा जुमला कहीं लिख लें। तो हर काम जिस्म में पानी की मदद से होता है, लिब्रिकेशन पानी की मदद से, जॉइंट्स का जो कुशनिंग प्रोवाइड करता है वो पानी प्रोवाइड करता है। लेकिन पानी का क्या दो इंपॉर्टेंट उसूल हैं, एक ये कि उसे सही वक्त पे पीना, खाने के दरमियान में पानी पीने से अवॉइड करें, और बाद भी खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर वाटर। एंड देन उसके खाने के तकरीबन घंटे के बाद जाके पानी पीजिए, और बाकी पीते जाइए वक्फे वक्फे से। और दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है, पानी ज्यादा नहीं पीना। गैलोपिंग, ये जो गट्ठा बड़े सिप्स लेना होता है, दिस इज नॉट, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो चला जाता है बाहर। तो असल उसूल क्या है पानी का, थोड़ा पीजिए। और अगर अगर पॉसिबल हो, यहाँ पे एक साइंटिफिक एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मैंने हमारी एक न्यूरो पैथ हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जो शी इज नो मोर इन ऑस्ट्रेलिया, बट उनसे सीखा था कि बारबरा ओनील के, अगर आप नमक, कौन सा नमक, पिंक सॉल्ट, या एक और सॉल्ट मिलता है कैल्टिक सॉल्ट, अगर इन सॉल्ट में से किसी का भी अगर वो कोरस है, थोड़े थोड़े छोटे मोटे मोटे जर्रे हैं, तो वो दो या एक छोटा सा जर्रा जुबान के पास रख लें, उसके ऊपर से आप पानी पिए। तो ये जो पानी हमारा बेसिकली हो गया है ना, इसके अंदर आपको पता है पानी हमारे तक पहुंचने से पहले उसके अंदर फ्लोराइड डाल देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स क्लीनिंग के नाम पे उसके अंदर डाले जाते हैं। तो जो वो क्लीनिंग के नाम पे उसके डलते हैं, तो जो पानी की जो अपनी इलेक्ट्रोलाइट नमकियात वाली वो जो क्वालिटी थी ना किसी वक्त में, वो खत्म हो गई है। हमारे पास एक डेड पानी पहुंचता है, यानी पानी एक लिविंग चीज थी जो है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशियस उसकी जो वैल्यू है ना, वो डेड हो चुकी है। तो आप ये नमक अगर ले लें, कौन से वाला प्लीज, जो ये आयोडीनाइज्ड सोडियम क्लोराइड नमक की बात नहीं हो रही, वो तो सिर्फ लेंगे आप और अपना एक्चुअली अपने आप को परेशान बॉडी को करेंगे। पिंक सॉल्ट की बात हो रही है, जिसके अंदर अभी भी 79 मिनरल्स मौजूद हैं, और वही मिनरल्स हमारी बोन्स का अंदर भी पाए जाते हैं। तो पिंक सॉल्ट या सेल्टिक सॉल्ट, इसके 84 मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे बोन्स का काफी ज्यादा इसका 90% मैचिंग कंपोनेंट है सेल्टिक कैल्टिक सॉल्ट का और हमारे बोन स्ट्रक्चर का। तो अगर आप वो छोटा सा जर्रा रख लें हर पानी पीने से पहले, तो क्या होगा कि इसके अंदर पोटेशियम डेफिनेटली होता है, नमक के अंदर पोटेशियम, जो हमारा सोडियम क्लोराइड वाला नमक है ना, वो जो मेथ है, क्या कहते हैं उसको, आयोडीन मिला नमक, उसको खुदा का वास्ता अपने घरों से बाहर कर दें हमेशा के लिए। ये जो 40-50 साल पहले एक वो गाउट दिखा के हमें ड्रामा किया गया था ना, और पिंक सॉल्ट से हमें दूर किया गया, उसके पीछे रीजन थी, वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड, दो मिनरल्स के पीछे हमें लगाया गया, और 79 मिनरल्स से हमें महरूम किया गया, और हमारी बॉडी को वो सारे 79 चाहिए थे। तो पिंक सॉल्ट की तरफ वापस आए, पुराने भुरभुरे सॉल्ट की तरफ, वो जो नम हो जाता है, जुड़ जाता है, उसकी तरफ वापस आए खुदारा। तो वो जब आप पिएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो वाटर हंग्री मिनरल है। तो वो जैसे ही आप मुंह पे रखेंगे ना, आपको एकदम से प्यास लगेगी, क्योंकि ये एक सेल का जाके, एक एक सेल का जाके जरा माउथ ओपन कर देता है। तो जो पानी उसके बाद आप पीते हैं, तो वो सेल के अंदर होता है, सेल हाइड्रेट होता है, सेल हाइड्रेट होता है। और वाटर क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में अंदर जाता है, एक किस्म का मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में। तो जिंदा पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है एक छोटी सी एक्टिविटी करने से। तो वो जो आप इतने महंगे महंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों में मिलते भी नहीं है, यहाँ पे बाहर इतने महंगे मिलते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट किस्म का वाटर आप खुद बना सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा भागने की और बनाने की जरूरत नहीं। तो जब आप ये कर लेंगे, तो योर सेल्स आर गोइंग टू बी हाइड्रेटेड। ओके, हैविंग सेड दिस, सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज दिस फॉर आवर बॉडी। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या किया है, एडिक्वेट
मिनरल्स पे, ठीक है। यानी हमने कहा था 4 फैक्टर्स हमें चाहिए किस चीज के लिए, बॉडी को नॉन नेगोशिएटेबली 4 फैक्टर्स या 4 चीजें चाहिए किस चीज के लिए, बॉडी को हील करने के लिए। उसमें से पहला हमने कवर कर लिया, सेकंड पे आए। सेकंड क्या है, ये थोड़ा छोटा है, जल्दी कवर कर रही हूँ, वैसे इसको बाद में भी किया जा सकता था लेकिन क्विक की वजह से। सेकंड जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब आप लोग साइंस में ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, तो उसमें इसका जिक्र ही कहीं नहीं होता। क्या चीज, कि अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें, यानी अपना स्ट्रेस की रिडक्शन करें। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन मीन्स क्या, इसके आगे स्लैश डाल के आप बेशक लिख लें, स्ट्रेस रिडक्शन। और ये नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन कैसे होगी, मतलब व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट, कि अब ये इनएविटेबल चीज है मेरी हीलिंग के लिए। अब पहले तो इसको एज अ फैक्टर आप लिख रहे हैं ना कि हीलिंग का इनएविटेबल पार्ट है मेरा। मैं अगर अच्छी से अच्छी खुराक खा रही हूँ, मैं बेहतरीन सो रही हूँ, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो मेरी बॉडी को चीजें लगेंगी ही नहीं। तो अब इसलिए नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन या स्ट्रेस रिडक्शन इज दैट इंपॉर्टेंट। तो इस स्ट्रेस रिडक्शन के लिए लंबी बातें करने के बजाय सिर्फ 2 बातें, दैट्स इट, बस ताकि हम प्रैक्टिकल रहें। 2 बातें क्या है, पहली चीज है ब्रीदिंग, जो कि आपको बहुत आजकल हर वो उसमें रील में और हर छोटे से वो क्या होते हैं शॉर्ट्स जो भी हैं उन सब में मिलता है, लेकिन हम कर नहीं रहे होते। तो ब्रीदिंग करें। ऑक्सीजन जो है इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमारा साइंस फैक्ट है, पता है सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो जिंदा रहेंगे। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम सांस भी जल्दी लेते हैं, हम अपने लंग्स को भर के जीने भी नहीं देते। तो सांस इस तरीके से लें, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। आपको पता है अगर हमारे हर सेल अपनी पूरी पूरी ऑक्सीजन अगर हमारे हर सेल को मिले, तो आपको पता है हमारे पास कितनी परसेंट ज्यादा एनर्जी होगी। फैक्ट सुने, द एनर्जी साइकिल्स इन आवर सेल्स गिव 18 times more energy when they have enough or required oxygen। 18% ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपने हर सेल को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सिंपल, यानी सांस के जरिए से आप अपनी इतनी एनर्जी इतनी इंप्रूव कर सकते हैं। और वो ठीक, एक तो सांस अच्छा लेना और दूसरा फ्रेश, कहीं पौधे लगाएं, कहीं बाहर निकलें, चेक करें कि आप लोग कहीं मोल्ड में, नमी में, एयरलेस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ ज्यादती हो गई है वहां तो नहीं रह रहे। इंडोर प्लांट्स को ही रखें, बाहर थोड़ा बहुत विंडो खोल के अंदर वेंटिलेशन होने दें, सारा कुछ। क्या ये कर रहे हैं? पौधे लगाए हुए हैं? नहीं है, छत पे लगाए, नहीं है क्रेट लेके आए उनके अंदर मिट्टी डाल के लगाए, नहीं है इंडोर प्लांट्स रखें। दैट्स व्हाट वी ऑल सपोज टू डू दिस। 1 पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज। अब ये भी बहुत ही वो लगता है ना, क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमनली बोला जाता है अब एक्सरसाइज करवा रही है, ब्रीदिंग करा रही है। नहीं, आई वांट टू टेल यू डिफरेंट पॉइंट फॉर एवरीथिंग। मैं वो कॉमन वाली बात नहीं कहूंगी। एक्सरसाइज की जो मुझे बात बहुत ज्यादा मजे की लगती है कि इट रिलैक्सेस आवर नर्वस सिस्टम। यार इट रिलैक्सेस आवर नर्वस सिस्टम। और ये वन सिंगल मोस्ट पावरफुल वे ऑफ रिलैक्सिंग आवर नर्वस सिस्टम एंड ऑक्सीजनेटिंग आवर बॉडी। एक सिंगल पावरफुल मोस्ट चीज अगर आप करना चाहते हैं तो वो एक्सरसाइज है, जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेट भी पूरा करेगा और आपको रिलैक्स, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देगा। वो जो मैं और आप इतने स्ट्रेस्ड है ना, वो जो मैं और आप हर वक्त इतने दुखे हैं ना, और हम हमारे मतलब हमें भा ले जाता है, मेरे समेत ऑफ कोर्स, वो हम लोगों ने, हमारी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस होल्ड कर लेती है। हमारा बॉडी का, वो मैं डीप साइंसेस में नहीं जाऊंगी, लेकिन बात वही है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हाईजैक हो जाता है और हमारी बॉडी हर वक्त क्या करती है, फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, या भागने की कर रही होती है या उसने फाइट करनी होती है। तो जब वो स्ट्रेस हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं ना, मुसलसल होल्ड करते हैं, यानी हर वक्त हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो बॉडी का मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम, मतलब बहुत लंबी साइंस हो जाएगी, छोड़ें इस बात को। लेकिन मुराद ये है कि बॉडी जो है वो हर वक्त
हर वक्त कंटिन्यूस स्ट्रेस के उस मोड में चली जाती है, यूँ समझो फिर उससे बाहर नहीं निकलती। अगर आप रिलैक्स भी बैठे हैं ना, आप सारे आपके इर्द-गिर्द खुश भी हैं ना, तो आप खुश करने की कोशिश भी करें तो आपको लगता है आपका दिल बंद हो रहा है, आपको कुछ परेशानी है, आपको बेचैनी, एंग्जायटी हो रही होती है। व्हाट इज़ दैट? वो जो आपका नर्वस सिस्टम क्या हो गया है, वो मुसलसल एक ही वे में प्रेशर रह के तो क्या हो गया, प्रेशर में उसने डेवलप कर लिया ये हैबिट कि वो अब फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहेगा। अब फाइट या फ्लाइट मोड में से निकलने के लिए आपको करना क्या है? आपको उसको ये मैसेज देना है, जो कि आप किसी और तरीके से नहीं दे सकते। मैंने दुनिया की हर ट्राइज़ कर ली हैं, मतलब आई नो दिस थिंग बाय माय सेल्फ वेरी क्लियरली कि इंसान क्या कैसे कम्युनिकेट करता है इससे। कम्युनिकेट करने का तरीका अल्टीमेटली यही है कि आप बिल्कुल जैसे इंसान बहुत अच्छी जगह खूबसूरत बैठ के रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो बॉडी को कहीं भी बैठ के ये रियलाइज़ करवाएँ कि मैं रिलैक्स हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे भागना या जंग पे नहीं जाना, या मुझे अभी लड़ना नहीं है, मैंने तलवार नहीं उठानी, आई एम रिलैक्स्ड। वो आपको आई एम रिलैक्स कहने से, जुमले से नहीं मानेगी, वो ब्रीदिंग करने से सोचेगी कि अच्छा, जंग नहीं है, बंदा ब्रीथ कर रहा है, यहाँ पे तलवार नहीं उठाई हुई, तो रिलैक्स है, सुकून से बैठा हुआ है और या बैठी हुई है। और एक्सरसाइज करेंगे, जंप करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सिट, स्टैंड, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो वो बॉडी का इंटरनल सिस्टम अपने ब्रेन से ये कम्युनिकेट करेगा कि नहीं, ये फाइट फ्लाइट मोड में नहीं है, बंदा रिलैक्स है। एंड दैट्स द मोमेंट व्हेन योर नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट रेगुलेटिंग इटसेल्फ। और यहीं से मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो रिडक्शन है, और कोई इसकी फॉर्मुलेशन नहीं है। और ये जो आपको जितनी वो देते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, पिल्स वगैरह, वो तो फिर आपको पता है ये एंटी डिप्रेसेंट वक्ती तौर पे सिम्टम्स को डील कर रहे हैं, मसले को नहीं खत्म कर रहे हैं। मसले को मैं और आप ही खत्म कर सकते हैं खुद ही। तो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड वन ऑफ माय फेवरेट इज जंपिंग। मतलब आपको हैरत होगी ये जान के, लेकिन जो जंपिंग है ना, वो कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका लेवल लो करता है। जंपिंग सिंपल, वो जो जैसे हम रोप जंप करते थे ना बचपन में, या वैसे ही जंपिंग करना, ये कितना बेनिफिशियल है मैं आपको बता नहीं सकती। दो काम इकट्ठे करता है जंपिंग, एक्सरसाइज में से जंपिंग ये नहीं ले ले। तो कोर्टिसोल को लो करता है, और जो हैप्पी हार्मोन है जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इसको बढ़ाता है। मतलब साइंटिफिक न्यूरो साइंटिस्ट फैक्ट सारे बता रही हूँ आपको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब लंबी लंबी। तो ये बस याद रखें। और जंपिंग का एक इशू आता है कि प्लीज जिन लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस या ये जो हड्डियां थोड़ी कमजोर होती है ना, वो वो रिबाउंसर या ट्रैम्पलिन ले लें, उसके ऊपर जंप करें, जमीन पे ना करें, फिर उनकी हड्डियां दुखेंगी। बस ये एक इसका पॉइंट है। अच्छा, ये हमारा दूसरा फैक्टर था। तीसरे फैक्टर पे आते हैं। तीसरा फैक्टर इज सनलाइट, प्रॉपर स्लीप, एंड circadian rhythm. Sunlight, proper sleep and circadian rhythm. ये अलग अलग पॉइंट्स भी हो सकते थे, लेकिन यू नो आई हैव टू जस्ट स्क्वीज अप थिंग्स क्विकली फॉर यू, तो मैंने इनको जरा इकट्ठा कर दिया। तो पहले सबसे हम इस तीसरे फैक्टर में सनलाइट, प्रॉपर स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम के अंदर सबसे पहले हम सनलाइट को देखते हैं। सनलाइट जो है वो क्या है? सनलाइट इज अ डॉक्टर इन स्काई। ये वो बारबरा ओनील जो है ना, वो कहती होती हैं, बहुत मुझे अच्छा लगती है उनकी ये बात। और ये भी क्योंकि एक फैक्ट है, ये भी एज अ बिलीफ सिस्टम आपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि सन को हमें क्या बताया गया, मुसलसल डरा दिया गया है, सन लाइट से डरा दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, हमें ये कहा गया है कि ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मतलब व्हाट नॉट। और फिर आजकल जो इतने ढेर सारी रील्स, और हर बंदा जो उठा के पॉडकास्ट कर रहा है, उससे ये भी होता है कि हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। तो उसी कंफ्यूजन को प्लीज दूर करें कि एक तो ये कि सन इज अ डॉक्टर इन अ स्काई, लेकिन डॉक्टर का जो ओवरली विजिट होता है वो ठीक नहीं होता है, इसको भी टाइमली रहना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा सनबर्न्स नहीं डाल लेना खुद को, लेकिन सन इज अ डॉक्टर। और ये याद रखिए, यहाँ पे असाइड नोट पे एक प्लीज बात लिख लें, खुदा इसको ना छोड़ें। व्हाट इज दैट? कि सनस्क्रीन जो है वो एक बहुत बड़ी, अल्लाह माफ करे, मतलब मल्टी मल्टी बिलियनर जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स और जो ब्यूटी इंडस्ट्री है हमारी, ये उसका प्रोडक्ट है। उसको बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी झूठ फैला सकते हैं। तो उस झूठ से बाहर उसको प्लीज इस सनस्क्रीन को छोड़ दीजिए। सनस्क्रीन जो है वो
किस चीज को ब्लॉक करती है, जरा गौर से सुनिएगा। सनस्क्रीन्स ब्लॉक द यूवीबी, यूवीबी लिख दीजिएगा, जो लिख रहे हैं प्लीज लिख दें, यूवीबी रेज, यूवीबी कैपिटल्स। ये जो यूवीबी रेज हैं, जब इनको सनस्क्रीन जो सनस्क्रीन जब ब्लॉक करती है इनको, तो क्या होता है कि ये यूवी बी रेज को जब ब्लॉक हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है वो देखिए कि यूवी बी रेज क्या करती हैं। जब यूवी बी रेज हमारी स्किन को हिट करती है ना, सन ब्लॉक लगाया तो नहीं करेंगी, लेकिन सन ब्लॉक को सोचें कि सन ब्लॉक किससे ब्लॉक कर रहा है, तो यूवी बी रेज जब हमारी स्किन को हिट करती हैं तो दे कन्वर्ट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जस्ट अंडर आवर स्किन। हमारी स्किन की ये जो लेयर है ना ऊपर वाली, इसके अंदर नीचे एक कोलेस्ट्रॉल बैठा है, फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल। ऑफ कोर्स आपको पता है लिवर जनरेट करता है एज अ हीलिंग थिंग ये। तो एक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वैसे फ्रेंडली होता है, वो भी एक अलग मिथ है, सम अदर टाइम बताऊंगी। तो जो कोलेस्ट्रॉल बैठा होता है स्किन के नीचे, यूवीबी रेज उस जब हमारी स्किन को हिट करती हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जस्ट अंडर द स्किन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, वो विटामिन बी में टर्न हो जाता है, विटामिन डी में, डी, डी फॉर डोर। विटामिन डी में जब ये टर्न हो जाता है तो आपको पता है कि विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी के बारे में जो सबसे ज्यादा मसला डाला गया है वो ये है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है, कि विटामिन डी एक स्टीरॉयड है बेसिकली। जब हम इसको ये कह के कहते हैं ना तो डॉक्टर्स लिख देते हैं, हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये बाहर से जब जो भी हम खाते हैं ना, ये विटामिन डी लगता नहीं है ज्यादा हमें। तो जो असल इसका प्रोसेस है वो ये है कि हमने सन लाइट में बैठना है 15 मिनट, अपनी स्किन को अपने जितना एक्सपोज कर सकते हैं, जितना सनलाइट दे सकते हैं वो दें, ताकि आपका ये यूवी बी रेज आपको आपका जो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल है उसको विटामिन डी में टर्न करें। और जो ये विटामिन डी है ये किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट है, कैल्शियम की। और कैल्शियम जो है ना वो कहलाता है किंग। और वो क्यों किंग कहलाता है, क्योंकि जब ये बॉडी, ये वो मिनरल है जो किंग मिनरल कहलाता है, क्योंकि जब कैल्शियम बॉडी के अंदर एंटर होता है ना तो इट ओपन्स द डोर फॉर ऑल अदर मिनरल्स। ये खुद अकेला नहीं एंटर होता। इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कैल्शियम जब दरवाजा खोलता है तो सारे पिछले जो मिनरल्स आ रहे होते हैं उन सारों को एब्जॉर्ब करवाता है। तो कैल्शियम किस तरह एब्जॉर्ब होता है, हमें उसके लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी कैसे हमें मिलेगा, ये जो इतनी बड़ी बड़ी डोजेस आपको जो 1000 और 10,000 और 18,000 यू आए दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो किडनीज पे भी इफेक्ट करते हैं। इससे मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी किडनी की फंक्शनिंग लिटरली उससे बहुत बड़ी तरीके से, बुरे तरीके से डैमेज हुई है। मुझे ये मैं पता नहीं थी उस वक्त तक जब तक ये होता। बहरहाल, तो सन के साथ अपना इंटरेक्शन करवाइए, सनस्क्रीन प्लीज मत लगाइए। सन द बेस्ट सनस्क्रीन इज, अगर कोई कहे कि मैं लॉन्गर 15 मिनट से ज्यादा मुझे मसलन खेलना है या इस तरह का कुछ करना है तो उसके लिए क्या करूं, तो उसके लिए या तो आप कोकोनट ऑयल लगा लें, वो भी एक अच्छी चीज है लगाने के लिए। और या फिर आप दूसरा काम ये करें कि आप रोजाना, जिस बच्चे ने लॉन्गर आवर्स के लिए खेलना हो या कुछ करना हो, उसको रोजाना 15 मिनट 20 मिनट सन में रखें, ताकि उसकी अपनी टैन, वो सन टैन जो होता है ना कि स्किन थोड़ी डार्क होती है, वो डेवलप हो। जब वो डेवलप होती है ना तो सन फिर वो आपको उस तरह लॉन्गर आवर्स के लिए अगर आप सन में रहें तो सन बर्न्स नहीं क्रिएट होते हैं। और आपको कोई ऐसी, क्योंकि ज्यादा सन बर्न्स अगर आपके क्रिएट हो जाए 8-10 दफा तो फिर आप कैंसर के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, यानी हो सकता है कैंसर। बहरहाल, गेटिंग बोन, तो पहला पॉइंट हमारा कि सन, डॉक्टर इन स्काई, वो आपको विटामिन डी की क्रिएशन बॉडी के अंदर से करके दे रहा है, इसीलिए इसको स्टेरॉइड कह रहे हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि जो सनलाइट है वो क्या कर रही है, सनलाइट हम अपनी आंखों आंखों के जरिए से सनलाइट को एब्जॉर्ब करें प्लीज। थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग सन, आप वो अपनी आंखों के अंदर उसकी सनलाइट जाने दीजिए, उसकी सनशाइन आने दीजिए। आवर ब्रेन आल्सो नीड्स सन, दिस कम्स फ्रॉम द हीलिंग मॉर्निंग रेज ऑफ व्हेन दे एंटर इनटू आवर आईज। इसी तरीके से
नॉट ओनली दिस, इट हेल्प्स जब मॉर्निंग सन या थोड़ा सा जो बहुत तेज नहीं लेकिन नॉर्मल सन जो होता है, अगर वो हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों से उसकी लाइट को अंदर जाने दे रहे हैं, तो इट हेल्प्स टू एक्टिवेट न्यूरोकेमिकल pathways एंड स्टिमुलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के वो पार्ट्स जो यूजुअली स्टिमुलेट नहीं होते, सनलाइट आप आंखों से अंदर लें, जैसे हम छोटे बच्चों को हो जाता है ना यरकान, तो कहते हैं इसको सूरज में रखो सुबह की मॉर्निंग, वो एक्चुअली सिर्फ यरकान की वजह से नहीं होता, वो हमें लाइफ टाइम चाहिए, वो हमें हर एक को चाहिए, लेकिन हम वो करते नहीं है। तो हमें ये आदत बनानी चाहिए कि अगर हमने अपने किसी बच्चे को, अपने आप को, किसी के हमसारों को चाहिए नहीं कि हम अपने ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिवेट करें, हम अपनी आंखों को हील करें, तो हमें ये चाहिए, तो ये करें। सो और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अलाइन योर सेल्फ विद सन। सूरज, अल्लाह ने ये इतनी बड़ी निशानी हमारे ऊपर क्यों इस तरह बना दी है? इसलिए कि जब वो चढ़ता है तो उसके साथ, उससे पहले आप स्टार्ट हो जाएं। जब वो ठंडा ठंडा होता है तो आप अपने ठंडे ठंडे होकर सारे काम निपटाएं। जब वो अब तेज हो जाता है तो शेड वाले बैठ के करने वाले सारे काम करें, और उसके बाद जब वो स्लो डाउन होने लगता है, नीचे जाने लगता है, तो चीजों को वाइंड अप करें। अलाइन योर सेल्फ विद सन। और जब वो गायब हो जाता है तो फिर क्या? फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह वापस रेस्ट की तरफ की तैयारी करें, चीजों को सारों को वाइंड अप करके, किचन बंद, ऑफिसेज बंद, काम बंद, स्क्रीन बंद, सब कुछ। जब अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी जो ये आसमान वाली स्क्रीन है बंद करने को दिखा दी है कि ये बंद करने का टाइम है, तो फिर दूसरी स्क्रीन खोलने का क्या मतलब है? तो ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हुआ क्या है वो थोड़ा सा जान लें, जो इस बात का आखिरी पार्ट है कि प्रॉपर स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होती है? ये बॉडी की क्लॉक होती है। तो आवर बॉडी परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज largely depends on our nightly sleep and our body clock। ये जो सर्कैडियन रिदम जो है, आप ऐसे सर्च करिएगा सर्कैडियन रिदम को। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। इस पे मैं जरूर, मैंने इंशाल्लाह सोचा है किसी वक्त भी किया तो मैं सेशन जरूर करूंगी, क्योंकि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हमारी जो नाइटली स्लीप है ना, वो हमारी अगर अच्छी है, वो हमारी अगर इस सूरज के गुरूब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम रेस्ट की तरफ गए। जैसे ही आपको पता है सूरज गुरूब होता है तो हमारे दो तीन ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद हो जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं। उसके वो 2 घंटे के लिए, फिर अगले 2 घंटे के लिए वो एक्टिव होते हैं, मतलब वो एक्टिव होते हैं तो अगले दो और रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर दो दो करके वो रेस्ट करते हैं। तो जब हम रेस्ट किया ही नहीं, ना हमने खाने से रेस्ट किया, ना हमने स्क्रीनिंग से रेस्ट किया, ना हमने बातों से, ना टेंशन से, ना इधर उधर के फजूलियात से, ना हमने आराम में आए ही नहीं, तो बॉडी के जो अंदर का सिस्टम है वो हमने क्या किया? हमने सारा का सारा डैमेज करके हिला के रख दिया। और जब वंस वी हैव डन दैट, तो फिर आप देखें कि फिर आप अच्छी खुराक भी खा रहे हैं तो लग नहीं रही। क्या मसला है? इसलिए कि आपने वो जो अपना पूरा एक अलाइनमेंट थी ना, जो सूरज के साथ आपको अलाइन करके अल्लाह ने बताया था कि दिन और रात के साथ उस तरह अलाइन करो जैसे अलाइन करने का हक है। हाँ जी, एग्जैक्टली, मेलेटोनियन का भी एक वो पूरा है। तो वो जगह अगर आप करें तो यू कैन बी लिविंग अनदर टाइप ऑफ लाइफ, जैसे पुराने लोग जी रहे थे, बरकतों वाली लाइफ, सकीनत वाली लाइफ, ठंडी मीठी लाइफ। लेकिन इतनी तेज हो गई अब आजकल, ये बातें भी हैरान कुन लगती हैं। सो रोशनी और अंधेरे यानी लाइट और डार्क के जो सिग्नल्स हैं वो आंखों के जरिए से जाते हैं अंदर, और जो हमारी बॉडी क्लॉक है यानी कि सर्कैडियन रिदम है, वो इसी के थ्रू वर्क करती है। यानी आंखें जब लाइट को, तेज लाइट को परसीव करती हैं तो बॉडी की फंक्शन को ये पता होता है कि यहाँ भी तेज लाइट है, तो अभी जो है ना, इट्स अ फंक्शनिंग टाइम, आई हैव टू फंक्शन। जब लाइट स्लो डाउन हो जाती है तो दे जस्ट परसीव उन, वो हमारी घड़ियां, हमारा अंदर का जो बॉडी क्लॉक है ना, वो घड़ी नहीं देखती, हमारी वॉल क्लॉक या हमारी रिस्ट वॉच या हमारे मोबाइल से टाइम नहीं देखती। वो हमारी आंखों के अंदर जो रोशनी परसीव हो रही है उसके थ्रू उसकी क्लॉक काम करती है। तो उसके थ्रू जब काम करती है और हमने चीजें सारी हिला दी, आपको पता है हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स और सारा निजाम, और पूरी रातें जागना और पूरे दिन सोए होना, सब कुछ डिस्टर्ब, हमारी बॉडी का सिस्टम वो परसीव कर ही नहीं पा रहा कि उसका अपना रेस्ट टाइम। मसलन फॉर एग्जांपल
आप अगर ये सर्केडियन रिदम पढ़ें तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि जैसे स्प्लीन का और एक और बॉडी पार्ट है, इनके रेस्ट का टाइम फॉर एग्जांपल रात के 2 से सुबह 3 बजे तक है। और एक और बॉडी पार्ट था, मेरा ख्याल है किडनी और इसके अराउंड का कोई था, कि वो शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक उनके रेस्ट टाइम था। अब उन्होंने कैसे परसीव किया कि ये शाम के 7 से 9 बजे तक रेस्ट है? वो परसेप्शन का तरीका ही ये है कि हम वो लाइट कम होती गई है और नेचुरली अब अंधेरे की तरफ ज्यादा हम वो हैं, तो बॉडी, दिस इज हाउ बॉडी यूज टू परसीव। एनीवेज, द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक फॉर डीप स्लीप वो है 9 PM टू 3 AM, यानी रात 9 बजे से लेके सुबह 2 AM भी आता है और 3 AM भी आता है। इन ये 4 से 5 घंटे हैं। और इसमें क्या होता है, इज द मोस्ट इंटेंस टाइम टू रिलीज क्या, टू रिलीज रेस्ट एंड रिजुविनेशन हार्मोन्स। यानी जो बंदे 9 से 2 या 9 से 3 तक सोए हुए होते हैं, ये टाइम उनके सोने का है और वो एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो इस टाइम में सबसे ज्यादा इंटेंस रिलीज होता है किस चीज का, रेस्ट एंड रिजुविनेशन हार्मोन्स का। अब ये कोई छोटी बात है, हम उस टाइम पे रेस्ट कर रहे हैं जब वो हार्मोन्स एक्टिव हैं जो हमें प्रॉपर रेस्ट, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं सोए, हम अंदर से बॉडी के वो हार्मोन्स भी आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, जो हमें रिज्यूमिनेट कर रहे हैं, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, जो हमें लॉन्गर यंग रखेंगे, जो हमें यंग रखे ना रखे, एनर्जेटिक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो हम अपनी, जैसे हमने कहा ना कि पानी हमारा न्यूट्रिशन लेस हो गया, डेड हो गया, इसी तरह हमारी नींद भी मरी हुई नींद है। वो हमें एनर्जी देने का बाइस नहीं बन रही, वो हमें वाइटलेट करने का बाइस नहीं बन रही, वो हमारे रिजुविनेशन ऑफ द हार्मोन्स के प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए कि वी हैव डिस्टर्ब आवर होल बॉडी क्लॉक। सो दिस इज वन अनदर फैक्टर जिसके ऊपर आपको गौर करना है। और लास्ट बात इस पॉइंट की ये है कि टू थिंग्स कैन टोटली एंड बैडली शट डाउन नाइटली हार्मोन्स डाउन एंड प्रिवेंट स्लीप। दो चीजें ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत बुरे तरीके से टोटली शट डाउन कर देती हैं नाइटली हार्मोन्स को, ये रेस्ट और रिजुविनेशन हार्मोन्स को। और वो क्या है, नंबर 1, बीइंग वरिड, स्ट्रेस्ड एंड एनोइड। बीइंग वरिड, स्ट्रेस एंड एनोइड, ये पहली चीज है। अगर आप रात को मसले में हैं, टेंशन में हैं, रोए हुए हैं, किसी मसले को लेके बैठे हुए हैं, डांट डापट कर रहे हैं, अपने से कोई मसला, तो वो जैसे हम वो कहते होते हैं ना, जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें पता है कि मैं रात को जो फॉरगिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम बहुत बात करते होते हैं कि फॉरगिवनेस करना और ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना, वो ऑटोमेटिकली इंसान को रिलैक्स कर देता है कि ये करें ताकि आप रिलैक्स होकर लेटें। इसी तरीके से एक दूसरे के जो पार्टनर्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे को एनोय ना करें इस टाइम के ऊपर। उसे बड़ी अजीब एक वो होता है कि एनोयंस डेवलप हो जाती है ना, तो हम चिड़े हुए सोते हैं, तो चिड़े हुए सोते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली 9 बजे सो भी गए हैं तो ये वाली चीज क्या होगी कि वो हमारे हैप्पी हार्मोन, ये जो रेस्टिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे। तो फॉरगिविंग एंड डूइंग ग्रेटिट्यूड इज द वन ऑफ द की फॉर दिस। सेकंड चीज क्या है जो शट डाउन कर देती है हमारे नाइटली हार्मोन्स को, वो है ब्लू लाइट, स्क्रीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। व्हेन व्यूड इन लेट इवनिंग्स, यानी शाम के बाद, वो सूरज वाली रोशनी के बाद, आपने जब भी सूरज ग्रूब हुआ उसके बाद जब भी आपने देखा इसको, एक ये, और दूसरा अर्ली मॉर्निंग टाइम्स, इन दो वक्तों में जब भी आप डिवाइसेस के साथ ब्लू स्क्रीन को आप देखेंगे तो ये आपके नाइट वाले जो हार्मोन्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब कर देगा। ठीक हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। प्लीज, सनलाइट, प्रॉपर स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम। अब अल्लाह अकबर, हमारा इतना ढेर सारा टाइम चला गया है, एंड मैंने आपसे पहले कहा था कि प्लीज इसका पार्ट 2 जरूर होने वाला है, बिकॉज मैं इस स्ट्रक्चर को कायम किए बगैर उस तरफ नहीं जा सकती कि हमारा, अगर मैं आपको खाली यहाँ से स्टार्ट करती कि देखें मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है या मेडिकल इंटरवेंशंस वो हैं, वो हमारी बॉडी को किस तरीके से इंटरवेंशंस जो वो नेचुरल हीलिंग को डिस्टर्ब कर रही है, तो हमें नेचुरल हीलिंग का पता ही नहीं है, तो डिस्ट्रप्शन का क्या पता चलेगा। इसलिए नेचुरल हीलिंग को जानना जरूरी था, और नेचुरल हीलिंग के फैक्टर्स क्या हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथी बात अब मैं बताऊंगी, और आई एम श्योर कि इसके बाद ना आपका और मेरा दोनों का स्टेमिना नहीं रहेगा ताकि हम उन फैक्टर्स को सुन सकें कि जो हमें आज
इतना ज़्यादा सिक किए हुए हैं, स्पेशली हमारे बच्चों को सिक किए हुए हैं, उस फैक्टर्स के लिए यू हैव टू बी विद मी इन अदर सेशन इंशाल्लाह अज़ीज़। ओके, सो द फोर्थ नॉन नेगोशिएटेबल फैक्टर, फोर्थ नॉन नेगोशिएटेबल फैक्टर इज, ये बहुत अहम है, इसको लिख लें क्योंकि इसको ही टूल देना है मैंने आगे सारा नेक्स्ट सेशन के लिए भी, और वो इसी से रेलेवेंट है कि अ लो टॉक्सिसिटी इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमने ऊपर कहा था ना कि अपने जिस्म को अगर हम लोग मेस खिला रहे हैं, अगर वी आर ईटिंग ऑल दैट फूड दैट हैज नो लिविंग good energy, no nutrition, no positive thing in it, वो वाली चीज अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी हील नहीं कर पाती। तो इस उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंट लिखें कि अ लो यानी कि कम टॉक्सिसिटी इंटरनल एनवायरनमेंट। हम मुकम्मल जीरो नहीं कर सकते आजकल के इस दौर में, केमिकल दौर में रहते हुए, अपनी बॉडी के इंटरनल को हम लोग केमिकल फ्री नहीं कर सकते, ये तो तय बात है। क्योंकि जो सब्जियों पे स्प्रे ही खाली हो रहे हैं, जिन डिश वॉशिंग से हम बर्तन ही धोते हैं अपने, और जो हम पेस्ट कर रहे हैं और जो शैम्पू लगा रहे हैं और जो सारा कुछ कर रहे हैं, हम सारी दुनिया की एक एक चीज में केमिकल से भरा हुआ है सारा कुछ। हमारा घर, हमारा कपड़ा, हमारा वार्डरोब, हमारी परफ्यूम, हमारी बॉडी प्रोडक्ट्स, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारी छोटे बच्चों की चीजों से लेके हमारी वैक्सीनेशन से लेके हर चीज केमिकल से भरी हुई है, हमारे ड्रग्स से लेके दवाइयों से लेके सब कुछ। तो कंप्लीट फ्री तो नहीं हो सकते, बट हाउ टू लोअर इट डाउन to the maximum. Now, this is the thing that I want to talk to you about in detail. अब जब मैं बना रही थी तो मैं सोच रही थी इंशाल्लाह आखिरी 20 मिनट में लगा के ना कर लूंगी पूरा, लेकिन अब आप देख लें, आई एम ट्राइंग टू गो वेरी फास्ट बट स्टिल इट्स अ ह्यूज टॉपिक। तो अंदर का जो अंदर के अपने माहौल को, अपने इंटरनल बॉडी को जहरालूद नहीं होने देना, मिनिमम पे रखना है, टॉक्सिसिटी से बचाना है। कैसे? मसलन मुराद आप ये देखिए कि टॉक्सिसिटी कैसे है, हमारा अंदर में टॉक्सिसिटी या जहर जहर कैसे जा रहा है। तो उसकी मुराद, छोटी सी मिसाल, अभी आप किचन का जरा फेरा लगाएं, जो जहां पे भी है, और रादर यू कैन इमेजिन ओनली, एंड यू कैन इमेजिनिंग कि आपके किचन में सबसे ज्यादा जो भरी भरी बोतल है, जो बहुत चीज रोज यूज हो रही है बच्चों के लिए, अपने लिए क्रेविंग जिसकी हो रही है, वो क्या है? वो शुगर है, रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड शुगर इज अ प्योर एसिड एंड इज टॉक्सिक टू द बॉडी। मैं रिफाइंड शुगर की बात कर रही हूँ, ठीक है? प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर केमिकल्स के थ्रू यहाँ तक पहुंचती है, और करते करते ये इतनी प्योर एसिडिक हो जाती है कि ये टॉक्सिक हो जाती है टू द बॉडी। आप देखें जी, शुगर केन से बनती है, यानी गन्ने से बनती है। गन्ना जो है वो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है, बट शुगर इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दिस, लेकिन उसको इतने प्योर एसिडिक उसमें से केमिकल्स में से गुजार के उस प्रोसेस में, एंड उसका फीचर क्या बन जाता है? वो एसिडिक हो जाती है। तो रिफाइंड शुगर को जहन में रखें, जो कि हम बहुत यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से कैफीन है, आप ये देखें कि उससे हमारे अंदर जो ना सिर्फ बहुत सारा केमिकल एक्यूमुलेशन हो रही है, जबकि टी बैग्स भी हम यूज करते हैं तो उसका भी, उसकी वजह से भी हमारे माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है। इसी तरीके से फर्दर जो बहुत ज्यादा, जो मैं अभी पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल देती हूँ कि केमिकल्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल पॉइजन, तो दैट वी आर एक्सपोज टू टुडे। हम सिर्फ पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले, तो हमें किताबों में केमिकल या उसके नाम पे क्या पढ़ाया जाता था? सिर्फ हमें पढ़ाया जाता था कि हम सिर्फ गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं ये कम कर लें तो हमारी जो पोल्यूशन कम हो जाएगी। तो आपको ये नहीं पता कि जिन गाड़ियों में से और जिन फैक्ट्रियों में से ये धुआं निकल रहा है, उन फैक्ट्रियों में से बनने वाली प्रोडक्ट्स जो हमारे घरों में आ रही हैं, जिनका धुआं इतना केमिकल और पॉइजनस है, तो वो प्रोडक्ट कितनी केमिकल बेस्ड होगी और पॉइजनस होगी? कभी किसी ने बात की है इस पे? मतलब एटलीस्ट उस तरीके से लिंक करके बात नहीं की। आज तो बात कर ही रहे हैं लोग कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन बहरहाल फैक्ट्री का धुआं में जरूर दिखाया गया। बचपन की किताबों की हर किताब खोल लें, साइंस की देख लें, माहौल ने पे जिसने भी बात की उसने फैक्ट्री के धुएं की जरूर बात की। लेकिन फैक्ट्री के धुएं में अगर केमिकल था तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे
तो ऑटोमेटिकली उसी का बाय प्रोडक्ट वो धुआं बाहर निकल रहा था ना, तो उस पर क्यों नहीं हमने कभी बात की? यस, तो जो बायो केमिकल वेस्ट जो हैं वो सारे, तो ये जो वेस्ट हैं जनाब, और सॉरी ये जो केमिकल्स हैं, दे आर इन आवर फूड्स, हमारे खानों के अंदर हैं या नहीं, किस शक्ल में, एमल्सिफायर्स, टेस्ट एनहांसर्स, व्हाट नॉट, हमारे क्लोथ्स में हैं। हम और आप कितने शौक से सिंथेटिक वियर कर रहे हैं, हम और आप, मेरे पसंदीदा ये जो हम क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर के क्विल्ट्स और पॉलिएस्टर की चीज़ें और पॉलिएस्टर के मिनी ब्लैंकेट्स एंड फलां जो ले रहे हैं, ये सारा क्या है? ये माइक्रो ये सब केमिकल वो है। और मतलब इतना इतना ज़्यादा, मैं एक चीज़ पढ़ रही थी पिछले दिनों कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा घरों को आग लग जाती है। तो पहले, आज से 30 साल पहले, घर जब आग लगती थी तो उससे एग्जिट करने के लिए 17 मिनट होते थे, 17 मिनट्स। क्यों? क्योंकि स्लो स्लो आग भड़कती थी। और आज इन दिस 2020s की रेंज में आके वो ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ 3 मिनट है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर प्लास्टिक से और ऐसे मटेरियल से भर लिए हैं, पॉलिएस्टर से, जो भाग भाग के आग को पकड़ते हैं। तो अब आप देख लें कि दिस इज हाउ वी आर लिविंग एंड दिस इज हाउ वी हैव सराउंडेड आवरसेल्व्स विद, दिस इज व्हाट वी हैव सराउंडेड आवरसेल्व्स विद। ओके, सो हमारा फूड केमिकल, हमारा क्लोथिंग केमिकल, हमारे टूथपेस्ट, आई एम सो सॉरी टू से, वो जो कभी कभी वीडियो आपके सामने आ जाती है ना कि फ्लोराइड जो है, सॉरी, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, फ्लोराइड ठीक नहीं है, ये ऐसा केमिकल है, वो ऐसा केमिकल है। जी, वो बिल्कुल ठीक वीडियो आपके सामने आती है, उस इस टूथपेस्ट के आगे लिख लीजिए फ्लोराइड। और फ्लोराइड क्या है? ये न्यूरोटॉक्सिन है। ये वो जहर आलूद मादा है जो हमारे ब्रेन के, जो उसकी एक्सटर्नल लेयर, जो उसकी डिफेंस लेयर होती है, उसके अंदर जाके होल करता है। और इसके साथ मिले और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के मेजर स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे बॉडी चलती है, सोचती है, करती है, खड़ी है। स्पाइनल कॉलम हो गया, वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फ्लोराइड के आगे 100% लिख लें, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आई विल बी डूइंग दीज मोर सेशंस इंशाल्लाह। फ्लोराइड के बारे में अक्सर बात हुआ करेगी। फ्लोराइड इज अ न्यूरोटॉक्सिन, इससे बचा लें खुद को, पेस से आपको जान छुड़वानी ही पड़नी है। अब आप नेचुरल जितने भी कोई ढूंढें तरीके, मैं कल भी किसी से डिस्कस कर रही थी कि प्लीज ये लॉन्च करें, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये बना के इकट्ठे करके। यस, मिसवाक इज बेस्ट, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि कुछ बना लें, तो वो भी बनाया जा सकता है, मतलब केमिकल फ्री पेस्ट बनाए जा सकते हैं। चलें एक अनदर क्लास करेंगे कि हम लोग केमिकल फ्री क्या क्या बनाएं। एनीवेज, पेस्ट छोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ने की बात नहीं हो रही थी, मैं बता रही थी कि हमारे केमिकल्स कहाँ कहाँ के। टूथपेस्ट हो गया, उसके बाद हमारे सोप्स के अंदर केमिकल, हमारे शैम्पूज के अंदर केमिकल्स, हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट के अंदर केमिकल्स, हमारे डिश वॉशिंग डिटर्जेंट के अंदर केमिकल, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल, हमारे मॉइस्चराइजर के अंदर केमिकल, हमारे मेकअप के अंदर केमिकल, हमारी सॉफ्टनर्स के अंदर केमिकल्स, हमारी क्रीम्स के अंदर केमिकल्स, एवरी सिंगल थिंग, यू नेम इट, एंड वी आर लाइक, वो माउंटिंग, हमारे घर केमिकल माउंटेन्स बन चुके हुए हैं। हमारी शेल्फ्स, हमारी ड्रेसिंग टेबल्स, हमारे, अच्छा, परफ्यूम्स देखें, वो देखें, बॉडी स्प्रेस देखें, रोल ऑन्स देखें, एनी एंड एवरीथिंग केमिकल्स। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इतने केमिकल्स के अंदर हम इतना इनहेल, इतना एक्सेल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे कर क्या रहे हैं हमारे अंदर? जैसे ही ये जाते हैं ना, कुछ ब्रीदिंग के थ्रू जाते हैं, कुछ खानों के जरिए जा रहे हैं, तो हमारी जो आर्टेरियल वॉल है, सबसे पहले उसको डैमेज करते हैं। उसको जब डैमेज करते हैं तो चीजें अंदर, मतलब वहां वहां जाके अंदर ही चली जाती हैं जहां इनको नहीं जाना चाहिए। सही प्रोसेस के बजाय डायरेक्ट खून के अंदर चली जाती हैं चीजें। सो लॉट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑल दीज केमिकल्स। मैं आप लोगों के ये नहीं पढ़ पा रही, अगर मैंने ये पढ़ लिए आप लोगों के कमेंट्स, तो मैं कैरी ऑन नहीं कर सकूंगी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इसी का केमिकल्स का है, वो ड्रग्स हैं। ड्रग्स या मेडिसिन। ड्रग्स, हमारे पाकिस्तान में ड्रग्स जरा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। बहरहाल वेस्ट में यूजुअली वी से ड्रग्स एज अ मेडिसिन। सो ड्रग्स और मेडिसिन ये क्या है? दे आर नेवर cured, they are never there to cure the disease.
जो ड्रग मेडिसिन जो हम लोग जो ऑन काउंटर या डॉक्टर्स हमें लिख देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना एलोपैथिक से क्योंकि हो रही हैं, मैंने आपसे पहले कहा इस तरीका इलाज में जो भी चीज आपको लिख के दी जा रही है 99% टाइम्स ऐसे ही है कि इट जस्ट मैनेज द सिम्टम्स विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ये क्योर और इलाज करने से दूर बैठी हैं ये चीजें। तो अब जब वो जो मेडिसिन है वो इलाज भी नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको मैनेज कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका अकीदा ही है कि बॉडी जो है बीमार हो गई है तो अब मैनेज ही होगी और कुछ नहीं इसने होना। तो अब वो इस अकीदे पे ये कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि रिमेंबर ऑल मेडिसिन आर केमिकल सब्सटेंस। आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं जो एलोपैथिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, जो डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं, वो एंटीबायोटिक के शक्ल में है या वो आपके कोई किसी और शक्ल में है या आपकी इवन जिस भी वे में आपके पास आ रही है, वो केमिकल सब्सटेंस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। फिर आपको अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो डेफिनेटली कहेंगे नहीं नहीं, हम लोग जो सेफ अमाउंट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो बॉडी के ऊपर। आप यकीन माने अगर आप एक कतरे का 1000वां हिस्सा भी अंदर बॉडी के अंदर भेज रहे हैं ना किसी चीज का, तो वो जाके किसी ना किसी सेल को कहीं ना कहीं वो असरात में लेके आएगा। जिस भी चीज का, वो हलाल चीज का, अच्छी चीज का, खैर की चीज का, शर की चीज का, केमिकल का लेके जाएंगे, वो अंदर जाके कुछ ना कुछ उसने करना है। तो अगर केमिकल जा रहा है तो वो या तो वो केमिकल सब्सटेंस वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं या तो बड़ा डैमेज क्रिएट करेगा या छोटा करेगा, लेकिन करेगा जरूर। जरूर लड़ेगा किसी और। हमारे बॉडी के अपने केमिकल्स होते हैं, या कि उससे साथ जाके मिल के कोई और केमिकल रिएक्शन करके कुछ और डेवलप करना शुरू कर देगा। कोई बाय प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ऐसी बनने लग जाती है जिसका हमें खुद नहीं पता होता। जो केमिकल जिस्म में जाएगा वो रिएक्शन भी करेगा और बॉडी केमिकल से रिएक्शन भी होंगे और उसका असरअंदाज भी होगा। And the chemicals in this medicine interfere with the normal bodily functions. ये तय बात है कि जो हमारे नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस है ना, उसमें भी वो बॉडी, हम बाज़ क्यों हम कहते हैं मेरी बॉडी जिस्म थका रहता है हर वक्त, इसलिए कि हम नॉर्मली इतना केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं इतनी ढेर सारी वेस्ट से कि वो जाके बॉडी के फंक्शंस को इतना वो कर देते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ बॉडीली फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं, बल्कि ब्रेन की कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो उसके साथ भी इंटरफेयर करता है। ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम को जाके ये केमिकल उसके साथ इंटरफेयर करता है। और ये बातें हमें सुनते हैं और हमें छोटी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से सारे हेल्थ इश्यूज हमारे क्रिएट होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ क्रॉनिक इलनेसेस आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं ये क्रॉनिक, ये वाली चीज तो मेरे खानदान में कहीं भी ना थी। जी आपके खानदान वालों ने वो सारे मजे भी, वो एमल्सिफायर्स और वो केमिकल्स और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वो क्रीमें और मॉइस्चराइजर भी ना लगाए होंगे जो आपने लिए हैं, और जो आप जो नाक से और मुंह से और बॉडी से जो एक गोल्डन सा उसूल है, व्हाट यू कैन नॉट ईट यू कैन नॉट अप्लाई ऑन। जो आप खा नहीं सकते वो आप लगा भी नहीं सकते। तो ये सारी क्रीमें और परफ्यूमें हम खा सकते हैं भला? नहीं खा सकते ना, तो फिर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि जो मुंह के जरिए से चीज अंदर जाती है वो हमारे पोर्स के जरिए से भी अंदर जाती है। तो हम बॉडी को नहीं ये चीजें दे सकते भाई। तो ये अब असल हमारी वो है। अब इसके बाद हम लास्ट अपने उस पे आ रहे हैं, जिसके बाद मैं यहाँ पे इंशाल्लाह रोकूंगी और मैं इस क्यूरियोसिटी वाले पॉइंट पे रोकूंगी कि इंशाल्लाह यू गोना बी विद मी नेक्स्ट टाइम आल्सो, नॉट फॉर माई सेल्फ बट ऑफ कोर्स फॉर योरसेल्फ, के जो हाँ अच्छा सॉरी, लास्ट पॉइंट से पहले एक छोटा सा पॉइंट के, ये जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स है ना, ये जो जैसे पैरासीटामोल, पैनाडोल और इस तरह के न्यूरोफेंस वगैरह मिलती हैं, ये मुझे माफ करिएगा लेकिन इनकी भी हकीकत इतनी इतनी मुश्किल और इतनी सख्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि पैरासीटामोल दैट यू कैन बाय फ्रॉम ऑफ द काउंटर ऑल द टाइम, इट कैन बी सो डिसरप्टिव टू योर सिस्टम एंड इट एक्चुअली बैडली डिस्ट्रॉय योर गट फ्लोरा। आपका जो गट सिस्टम है, उसका जो इंटरनल लाइनिंग है वो उसको डैमेज करती है। और न्यूरो साइंटिस्ट इस पैरासीटामोल के बारे में ये कहते हैं कि इट डज वर्स टू द ब्रेन। जो हम इतना भागते हैं कि हम सोचते हैं कि मतलब ये तो बस हमारे दर्द को भेजेगी और कुछ नहीं इसने करना, ये ब्रेन, न्यूरो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। मैं एज अ फैक्ट इस चीज को अदर डे मैं सर्च कर रही थी और मैंने देखा, मैं शॉक रह गई हूँ कि इट डज वर्स टू द ब्रेन। ये न्यूरो साइंटिस्ट पैरासीटामोल के बारे में और पैनाडोल के बारे में कह रहे हैं।
तो अब हम सोचें कि हम कितने एडिक्टिव हैं, कितने एडिक्टिव हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमें सर में दर्द है तो हमने पैनाडोल ही खानी है, हमने सर में दर्द है तो हमने बाहर निकल के ब्रीदिंग नहीं करनी, हमने हॉट एंड कोल्ड एक हॉट एंड कोल्ड शावर ले लें। अब उसके और 15 तरीके इंशाल्लाह हम उस पर आएंगे जरूर, हीलिंग के जो बहुत उस बुनियादी कुछ चीजें हम उसको इंशाल्लाह गुजरेंगे। अगर अब साथ दे दिया चंद लोगों ने तो इंशाल्लाह हम एक किताब भी उसको मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो we have alternative ways. We shouldn't be thinking कि एलोपैथिक is end of the world. That's actually मतलब कुछ एक सदी पहले तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और अगर आज से 40 साल पहले देख लें तो फिर भी ये जो मेडिकल डॉक्टर थे ये होलिस्टिकली प्रैक्टिस करते थे। इस 30-40 साल में 80 की दहाई के बाद जितना कमर्शियल और फार्मास्यूटिकल टेक ओवर कर गई है ना, ये जो आप देखते हैं ना इतने ज्यादा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो रैप्स होते हैं, ये क्यों हर डॉक्टर के बाहर वो पूरे सुबह के टाइम आप चले जाएं तो हंड्रेड्स ऑफ खड़े होते हैं कि हमारी हमारी दवाई का ब्रांड ले लें, हम इतना परसेंटेज देंगे। तो ये अब सिर्फ एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के रह गई है। मैं नहीं कहती सारे डॉक्टर्स को, मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन उनकी परसेंटेज मुश्किल से होलिस्टिक अप्रोच वालों की 1000 में से वो सिर्फ आटे में नमक भी नहीं रहेगी, बराबर भी नहीं है। 1000 में से यानी 3-4 ही होंगे। आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। सो अब लास्टली क्या मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हाँ कि ये एलोपैथिक मेडिसिन किसी इमरजेंसी में, किसी बहुत सिवियर इन्फेक्शन की सूरत में, कि सर्जरी वगैरह होनी है उस सूरत में तो आप इसको वो करें, जहन में रखें। लेकिन ये कोई मतलब उसके अलावा जो जिस तरीके से हम लोग भाग रहे हैं और अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, और जो केमिकल्स हमें इंजेक्ट करवाने का और पिलाने का इतना शौक है हमें अपने बच्चों का, और उनकी बॉडी और उनके गट फ्लोरा और उनके ब्रेन के अंदर सुराखें करवाने का हमें जो शौक है ना, ये माएँ सुधर जाएं कसम से। आई जस्ट डोंट हैव दीज, मतलब मेरे पास सख्त और क्या मैं लफ्ज बोलूं कि हम इतना बुरा करते हैं अपने बच्चों के साथ, और हमारे अपने साथ भी ये हुआ। दिस इज हाउ वी आर, मतलब ब्रेन ट्यून हम हो गए हैं, तो हम कुछ और कर ही नहीं रहे। तो लास्ट पॉइंट इज दिस न्यूरोटॉक्सिन एज अ मर्करी। और वो क्या है कि मर्करी न्यूरोटॉक्सिन है और टॉक्सिक फॉर नर्वस सिस्टम है, और ये ब्रेन और ब्रेन की एक्टिविटीज के साथ हिंडर करता है, मैंने ऊपर भी जिक्र किया है। और मर्करी जो है ना, ये वैक्सीन्स के अंदर यूज होती है। अब ये वो चीज है जो मैंने खोलनी थी असल में। And this is the last thing today, and the first thing inshallah is in next lecture is this कि मरकरी के जो है वो हमारे बच्चों की वैक्सीन्स के अंदर जो हिफाजती टीके हम बच्चों को लगवाते हैं, हिफाजती या इम्यूनाइजेशन का जो कोर्स करवाते हैं, या जो हमारी वैक्सीनेशन के जो हम सारा वो करते हैं, हम सोचते हैं, देखें हमारी सोच है ना कि बच्चा दुनिया में आया, अब इसको हिफाजत की जरूरत है। अगर हमें ये पता हो कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बॉडी अल्लाह तबारक व तआला ने बना के भेजी है जो वो दो लफ्ज याद रखें, नोज हाउ टू फिक्स एंड वांट्स टू फिक्स, तो फिर हम क्यों बच्चे को किसी बाहर वाले जगह से जाके पहले दिन के बच्चे को हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें देंगे, बताएं ना जरा। तो ये हिफाजती अल्हम्दुलिल्लाह इकदाम अल्लाह ने हमारे और हमारे आका अलैहिस्सलाम के तरीका इलाज में और हमारे बॉडी की असल जो उसकी इननेट इंटेलिजेंस है उसके अंदर रख के भेजी हैं। ये चीजें हमें इसी तरह समझनी है, ये उसूल हमें उन पे कारबंद होना पड़ेगा। तो वैक्सीन्स के अंदर ये कोई मैं आपको वैसे ही ऐसा डाटा नहीं दे रही कि कहीं से भी खोल के पढ़ लिया, और ये ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली आप अगर चैट जीपीटी से पूछेंगे बहुत सारी, और आप अपने इसमें से भी पूछेंगे गूगल से, तो आपको मेरी बहुत सारी चीजें आपको मेरी बताई बातों के खिलाफ मिलेंगी। इसलिए कि ये चैट जीपीटी और जितने भी हमारे सर्च इंजन, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो दे आर सिस्टम्ड टू टेल यू सम सर्टेन वे, दे आर ट्रेन्ड। जैसे मैंने डॉक्टर एलोपैथिक के बारे में कहा ना, दे आर ट्रेन्ड दैट वे, उनका कसूर नहीं है, बस उनको ट्रेनिंग वो दी गई है। तो इन डिवाइसेस को भी ट्रेनिंग मिली हुई है अब माने या ना माने, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसके खिलाफ बात करते नजर जाएंगे। मैं कल परसों चैट जीपीटी से कुछ पूछ रही थी, मेरी उससे काफी बहस हुई, तो लिटरली वो वैक्सीन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता, एक लफ्ज नहीं बोलता। तो बहरहाल
लेकिन बहुत डीप रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके फैक्चुअल चीज़ों को भी आपके सामने स्टेट करूँगी। और इस फैक्ट की बात के जो मर्करी है, जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो हमारे बिल्कुल 6 महीने के कम उम्र के 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को ये इंजेक्ट की जाती है। ये न्यूरो जो टॉक्सिन है, यानी हमारी उसकी ब्रेन सिस्टम को बहुत शुरू की एज के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, उसको डैमेज कर दिया जाता है। is vaccinating children and breaking their immune system at an early age creates a customer for lifetime, forever. तो अब आप ये देखिए कि अगर अगर सिस्टम इतना दुनिया परस्त, इतना सेल्फिश, इतना दजालियत बिखर चुकी है कि वो एक बच्चे को पिछले कई सालों से, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो ऐसी नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन इसको जब फार्मास्यूटिकल फर्म्स ने और इसको इतना मल्टी बिलियन बिजनेस ये इंडस्ट्री बनी है, तब इन्होंने इसको इस तरीके से किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड ही करते जा रहे हैं। आपने देखा वैक्सीनेशन, मैं कल देख रही थी कि ना 80s के अंदर कोई 4 के 6 5 वैक्सीन होती थी, और इस वक्त मेरा ख्याल है मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पे 18 वैक्सीन लगाई जा रही हैं यूथ तक पहुँचते पहुँचते। तो 18 वैक्सीन, और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनके लाइफ टाइम कस्टमर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इनके थ्रू न्यूरोटॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स जब अंदर जा रहे हैं तो पैदा होने वाले बच्चों में एक्जिमा, मेरा अपना बच्चा लाइफ टाइम पेशेंट है इसका, मैं बहुत सफ़र करती हूँ इस एक्जिमा के हाथों। उसके अलावा जिन माओ के बच्चे ADD, ऑटिज्म, ADHD, एस्मा, मतलब छोटे छोटे बच्चों के इनहेलर्स पे डाला हुआ है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ पेनी जोक, दिस इज सच अ रियल थिंग, दिस इज हैपनिंग विद आवर किड्स। कि वैक्सीनेशन इंजरी, आपको पता है यूएसए के अंदर, आप ये लिख के पढ़िए जरा, यूएसए के अंदर वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम चलाया गया था 1980s में, जब फर्स्ट टाइम वैक्सीन को वो प्योर जो वैक्सीनेशन वाले सिस्टम से हटा के इनको इनके अंदर और केमिकल्स डाले गए, तो बाकायदा बच्चे इंजर हुए और उन पेरेंट्स ने जाके केसेस किए फार्मास्यूटिकल फार्म्स पे, और फार्मास्यूटिकल फार्म्स ने वो केस अपने से बरी जिम्मा करके हुकूमत के ऊपर डाल दिया, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। और ये आप जाके पढ़िए, इस टर्म को लिखिए प्लीज, वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, विका। तो ये आपको मिलेगा कि इसके अंदर उन्होंने जब पहली दफा गवर्नमेंट ने ये बात ऑन की कि हाँ हम वैक्सीनेशन से इंजरी हो रही है बच्चों को, तो गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि हम आपको कंपनसेशन देंगे। तो कंपनसेशन जब उनको जब उन्होंने कंपनसेशन के लिए लोगों को कॉल किया, तो देयर वर, उन्हें ये था कि शायद ये कम लोग होंगे, कोई 200-500 लोग हैं, वो 5 से 8 हज़ार उस वक्त लोग निकल के आ गए जिनके बच्चे इंजर हो चुके थे। और ऐसी इंजरी नहीं थी कि कोई बाय द वे इंजरी थी, ऐसी बहुत बहुत सिवियर इंजरीज हुई हैं और डेथ्स हुई हैं। तो और फिर इन सारा डाटा को छुपा दिया गया। फिर मैं डीपली चीजों को सर्च कर रही थी तो हर हर इंजन मुख्तलिफ बात बोल रहा है, और फिर मुझे समझ आई है, फिर मैंने एक बंदे को सुना जो जो जिसने बहुत डीप इसको स्टडी किया हुआ था, तो वो कहता है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता सारा डाटा इन्होंने चेंज कर दिया है। सो दे आर हाइडिंग दीज थिंग्स फ्रॉम पीपल, बिकॉज ये जो मल्टी मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। तो इनसे हजारों बच्चों को नुकसान हो रहा था, हजारों नुकसान, लाखों बच्चों को नुकसान इस वक्त भी हो रहा है। तो हम कैसे इनको फिर हिफाजती इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करार दें? तो this is the thing that I'm stopping on, and inshallah Aziz, we're going to be carrying on from here onwards, और हम वैक्सीन से ही उठाएंगे, हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैक्सीन पे बात करेंगे जिस पे कभी कोई बात नहीं करता। उस पे ये जो डॉक्टर्स हमारे, माजरत के साथ, जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, पिछले दिनों जो पाकिस्तान के अंदर एक वैक्सीन वो 9 से 12 साल की बच्चियों को लगने की बात हो रही थी, और जो सोशल मीडिया पे एक एक मतलब एक तूफान था, एक फ्लर्ट था कि हर बंदा अपनी मर्जी की बात कर रहा है, और फिर जो डॉक्टर्स ने निकल के जो जुल्म सितम किया, दीज डॉक्टर्स, आई एम सो सॉरी टू से, दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वैक्सीनेशंस, एंड इसके अंदर क्या क्या है, और ये इसके लगाने के बाद इनकी इंजरीज क्या क्या होती हैं, इसके ऊपर डॉक्टर्स को बिल्कुल इल्म नहीं है। वो मोटा मोटा बहुत छोटा डाटा देते हैं, बहुत थोड़ा, मतलब सरफेस लेवल का 5% या 8% डाटा उनके पास होता है, और उस पर बात करते हैं। कॉमन लोग भी खैर बहुत बात करते हैं, हर कोई हर चीज की बात कर रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। तो बहरहाल आई विल बी टॉकिंग माय पार्ट इंशाल्लाह अजीज।
नेक्स्ट क्लास में भी ऑन नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन अयाज की क्लास भी हमारी एक है ड्यू, दैट्स ऑन संडे नेक्स्ट इंशाल्लाह अजीज। दैट्स अबाउट आपके जो रिजल्ट्स थे उसके आप लोगों की क्या था वो क्वेश्चन जो फिल किया था पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर, उसके इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे यास। तो उसकी क्लास संडे को है, तो अगर सैटरडे को विलिंग आप लोग हुए तो मेरे पास तो डाटा ऑलरेडी रेडी है, या उससे पहले कहीं, तो आई विल बी आस्किंग वंस इंशाल्लाह। आप लोग सारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से हैं, मुझे पता नहीं है कौन कहाँ है, लेकिन जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मैं डाल सकी मैं डाल दूंगी, तो इंशाल्लाह बी विद मी। और ये वाला लेक्चर मैं अपलोड करूंगी बिज़निल्लाह ताला, आप लोगों को ज़रूर पहुंचाएं। मैं कभी नहीं कहती चीज़ों के बारे में कि लोगों को बताएं ये करें ये क्लास, लेकिन ये इसलिए बताएं कि हमारे पास दज्जाल के निज़ाम के तोड़ की एक बहुत मेजर कड़ी है ये, कि हम लोग इस अपने अपने हेल्थ को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों से राज़ी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई विल बी जस्ट क्लोजिंग डाउन द रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us, और अगर कोई गलत बात है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा दे और हम सब लोगों को राय हक पे जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।